अखबार ने पहला पेज पूरा खाली छोड़ दिया था विरोध में, क्योंकि सेंसरशिप लगाई गई थी। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सेंसरशिप जैसे हालात अब देश में नहीं आ सकते। इमरजेंसी की जो स्थितियाँ थीं वो अब गुजर चुकी हैं। अब देश में इमरजेंसी कभी लग नहीं सकती और लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में संभव भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। कुछ दबाव समूह काम करते हैं, कुछ लोग अपना दबाव बनाकर एजेंडा की पत्रकारिता कर सकते हैं, पर किसी प्रकार की सेंसरशिप जैसी स्थिति मुझे दिखती नहीं और वो संभव भी नहीं है भारत के कानून के हिसाब से। हम उम्मीद करें कि इस तरह की चीज़ें हमें देखने नहीं मिलेंगी। बिल्कुल नहीं मिलेंगी, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए और भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के लोग बहुत एलर्जिक हैं, सेंसरशिप के नाम से वो चिढ़ते हैं। उनको किसी प्रकार की सेंसरशिप नहीं चाहिए। 70 सालों में भारत के लोगों ने खुल करके बोलना, खुल करके सीख लिया है और आप देखिए सोशल मीडिया में जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिस प्रकार से लोग रिएक्ट करते हैं, जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उससे पता चलता है कि भारत की जो है रचनात्मकता, भारत का जो तेज कितना तेजस्वी है कि आज पत्रकार पीछे रह जाते, मीडिया पीछे रह जाता, समाज आगे हो जाता। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि समाज ज़्यादा बड़ा है, मीडिया तो उसका एक पार्ट है, बहुत छोटी चीज़ है। तो उस समाज की शक्ति को आप महसूस कीजिए। समाज की शक्ति के नाते कहता हूँ, मीडिया की शक्ति के नाते नहीं कहता, उस समाज की शक्ति के नाते कहता हूँ, जनशक्ति के नाते कहता हूँ, इस देश में सेंसरशिप कभी नहीं आ सकती। धन्यवाद भैया। आप ये बताएं कि अभी समसामयिक जाएं तो चीन और अमेरिका दो ऐसे महाराष्ट्र हैं जो कि सामरिक रूप से भी बहुत सशक्त हैं और वहीं आर्थिक शक्ति भी हैं। तो ऐसे में हमारा देश, हमारा युवा अपने वजूद को कैसे स्थापित करे कि हम एक आर्थिक शक्ति बने। भले सामरिक शक्ति की हम लोग इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत ही अलग विचारधारा का है। वसुधैव कुटुंबकम जो लेके चलता है, तो वो सामरिक शक्तियों पर बहुत ज़्यादा जोर कभी नहीं देगा। मेरा दर्शक भी कभी नहीं समझता कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पर क्या आपको लगता है आर्थिक शक्ति बनाने में हमारा युवा क्या योगदान कैसे दे सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि दुनिया के जिन देशों का आपने जिक्र किया वो निश्चित रूप से अपनी इकोनॉमी के आधार पर बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हाँ जी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कई गुना उनकी इकोनॉमी है, ये ठीक बात है। पर आप ये देखिए कि जो आज नौजवान अमेरिका के अंदर पैदा हो रहा है, जो आज बालक लंदन में, ब्रिटेन में पैदा हो रहा है, जो बालक आज चीन में पैदा हो रहा है, यूरोप के किसी देश में पैदा हो रहा है, और जो बालक भारत में पैदा हो रहा है, ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा संभावनाओं के अवसर उसको कहाँ हैं? आप देखेंगे तो सर्वाधिक अवसर भारत में। आप देखेंगे अभी किसी सेक्टर में हम बहुत 100% हमने काम कर दिया हो, ऐसा अभी हुआ नहीं है। बीमा में हमें अभी कितना काम करना है, अभी तो हमें एजुकेशन में कितना काम करना है। अभी केरल के अलावा कोई राज्य ऐसा नहीं जो अपनी पीठ ठोक सके। तो अभी हर क्षेत्र में भारत में अपार संभावनाएं हैं। मीडिया में भी अभी अपार संभावना है। हर क्षेत्र ऐसा है जिसमें अभी जाके हमें काम करना है और काम करने वालों के लिए हिंदुस्तान में बहुत अवसर है। इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि एक सॉफ्ट स्किल हमारे पास है, एक अच्छा दिल हमारे पास है, लोगों के साथ समावेशी भाव से हम रह सकते हैं, हमारे मन में कोई दादागिरी नहीं है कि हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं या हम सबसे महान हैं। ऐसा हमको न दुनिया को बताना है, न हम ऐसा मानते हैं। हमें मानते हैं हम अच्छे हैं, आप हमसे अच्छे हो सकते हैं। इस प्रकार का हमारा विचार है। तो ऐसा जो समावेशी विचार वाला देश होता है वह कभी खत्म नहीं होता। हमेशा जो अड़े हुए लोग होते हैं, जो अड़ियल लोग होते हैं, वो टूटते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो सबको साथ लेके चल सकता है। उसमें समावेशी विचार है, उसके पास एक परिवार व्यवस्था है, उसके पास एक वैल्यू सिस्टम है, उसके पास एक नेचुरोपैथी से लेकर आयुर्वेद तमाम प्रकार की विधाओं का सिस्टम है। धीरे धीरे भारत अपने आप को समझ रहा है। देखिए क्या हुआ, इतनी लंबी गुलामी के नाते भारत की ज्ञान परंपरा पर एक धूल चढ़ गई। धीरे धीरे धूल वो छट रही है, लोग अपने आप को पहचान रहे हैं और जब अपने आप को व्यक्ति जान लेता है तो फिर वो मुक्ति पा जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत के सामने ऐसा कोई संकट नहीं। भारत को अमेरिका बनने की आवश्यकता नहीं है, भारत को चीन बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत अगर भारत बन जाए, भारत अपना पुनर्विष्कार कर ले, भारत के रूप में बढ़ जाए, तो भारत का दरअसल भारत से परिचय कराने की ज़रूरत है। भारत को भारत बनाने की ज़रूरत है। भारत अगर भारत बन जाएगा तो अपने आप को सब प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ। अद्भुत। मेरे दर्शक, मेरे भाई बहन, जिस इंटरव्यू को आप देख पा रहे हैं, आज आप सुन रहे होंगे, हमें हमारे अंदर के भारत को समझना है, उस भारत को जानना है जो आप हैं, जो मैं हूँ। ऐसे भारत की कल्पना हमारे भाई द्विवेदी जी कर रहे हैं। द्विवेदी जी से एक प्रश्न और है। द्विवेदी जी, जब आप बात चली है नेचुरोपैथी और आप इनकी बात करते हैं, तो आप बस हमें ये बताएं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, स्वदेशी आंदोलन बहुत फेमस वर्ड है जो पिछले 50 साल से गूंज रहा है, लेकिन अभी भी इससे गूंज रहा है। जैसे अभी बीच में एक स्वच्छता आंदोलन आया, अब वो गूंजता नहीं है, वो उतर रहा है हमारे अंदर। तो क्या स्वदेशी आंदोलन भी हमारे अंदर उतरता महसूस होगा, जबकि हमारे हाथ में आज मोबाइल फ़ोन्स भी हैं,
तो ये फ़ोन्स भी हमारा भारत लगभग खुद नहीं बना पा रहा है जिसे हम खरीद पाएँ। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री कह रहे जी, हैं, बिल्कुल। और मैं तो इसको रूट से जोड़ता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता हमारे महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका चित्र भी हमने यहाँ लगा रखा है। जी। राष्ट्रपिता ने स्वावलंबन की बात की, स्वदेशी की बात की। अब वो हमारी गलती थी कि हमने राष्ट्रपिता का रास्ता थोड़े समय के लिए छोड़ दिया। जी। अब लौट के फिर हम वहाँ आ रहे हैं, उसी गांधी के रास्ते पर देश लौट करके आ रहा है। हाँ। वही जो बात महर्षि अरविंद कह रहे थे, जो स्वामी विवेकानंद कह रहे थे, जो बात महात्मा गांधी कह रहे थे, जो बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह रहे थे, जो बात अंत्योदय की दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे थे, हम उसी रास्ते पर लौट आए। कोरोना के संकट ने हमको भी विचार करने का मौका दिया है कि हम फिर से अपनी जड़ों की तरफ लौटें, अपनी परिवार व्यवस्था की तरफ लौटें। मैं करूँगा, लोहिया और जयप्रकाश नारायण लगभग दोनों की विचारधारा एक सी थी, परंतु जाने क्यों 85 के बाद से मैं देखता हूँ युवाओं को इन दोनों नाम पता ही नहीं है। नहीं, वो ठीक है कि हर समय के नेता होते हैं और उस समय में उनका एक प्रभाव रहा, और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उनसे हमारी संपर्क टूटे, उनकी छवियां हमारे मन में नहीं हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारे नायकों को भुलाने की सचेतन कोशिश की गई। और आप देखिए कि भारत की आप उस परंपरा को देखिए जिससे बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, डॉक्टर लोहिया आते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी आते हैं, या महात्मा गांधी आ रहे हैं। आखिर आप इनके मूल टेक्स्ट पे जाइए, क्या कह रहे हैं? दीनदयाल उपाध्याय भी अंत्योदय की बात कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, यही बात गांधी कह रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं के चिंतन में कहीं कोई फर्क ही नहीं। विवेकानंद भी दरिद्र नारायण की सेवा की बात कर रहे हैं, अरविंद भी यही कह रहे हैं कि भारत माता जाग रही है और इसको प्राप्त कर रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा मूल टेक्स्ट क्या है। जब आप मूल टेक्स्ट पे जाएंगे, मूल टेक्स्ट हमारा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई, तुलसीदास ही लिखते हैं। बिल्कुल सही। संस्कृत में एक श्लोक आता, अष्टादश पुराणेषु, माने 18 पुराणों में, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पूर्ण्याय पापाय प्रपीडनम्। में 18 पुराणों में व्यास जी ने दो ही बात कही है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों का अहित करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। यही बात हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से कहते हैं। यही बात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जो हमारा पिंड है उसको हमको समझना पड़ेगा कि हमारे शास्त्र हमको क्या बता रहे हैं और हमारा आचरण क्या है, हिंदुस्तान की समस्या क्या है। शास्त्र कुछ कह रहे हैं, समाज कुछ किसी और जा रहा है, क्योंकि हम भूल गए अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को भूल गए, अपने इन शास्त्रों, इन वेद मंत्रों को भूल गए। इसलिए हमें लगा आज कह रहे 47 में भारत बना। अरे 47 में भारत नहीं बना भाई। विष्णु पुराण कहता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारतीय संतति। ये विष्णु पुराण का उद्घोष है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो ये देश एक पुरातन देश है, इसकी परंपराएं हैं। इन परंपराओं को अगर आप भूल रहे हैं, इसकी जड़ों को आप भूल रहे हैं, अपने टेक्स्ट को आप पढ़ना नहीं चाहते, उस टेक्स्ट की तरफ आप जाना नहीं चाहते हैं। दुनिया हमारे टेक्स्ट को पढ़कर आज आगे बढ़ना चाहती है। जर्मनी में हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, हिंदी में हमारे भारत में आप खोजेंगे संस्कृत के विद्वान नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को भूलना, अपने उसको भूलना, उसके नाते ये सारे संकट पैदा हुए हैं। जैसे जैसे भारत, मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे जैसे भारत अपने को जानेगा, भारत अपनी जड़ताओं से मुक्त होता जाएगा। ये जो गुलामी के जो लंबा कालखंड है, उस गुलामी के लंबे कालखंड के नाते जो हमारे मन में हीनता बोध पैदा हुआ है, जो हमारे अंदर मन में दारिद्र्य पैदा, मतलब हम हीन है नहीं, हमने हीन अपने को मान लिया। और जिस दिन ये हमने मानना बंद कर दिया, एक भारतीय नागरिक, एक हमारी पहली पहचान क्या है? भारतीय होना। हमारी पहली और अंतिम पहचान जिस दिन भारतीय हो जाएगी, जिस दिन हम अपनी जातियों से, पंथों से, धर्मों से, जड़ताओं से, राज्यों की सीमाओं से मुक्त हो जाएंगे, भाषा के झगड़े से मुक्त हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान जैसा कोई ताकतवर देश नहीं होगा जो अपनी सॉफ्ट स्किल के नाते दुनिया को प्रभावित करेगा, और कर भी रहा है। मेरे दर्शकों से मैं यही कह सकता हूँ, मैं एक भारत माता के लाल से बात कर रहा हूँ। ये शब्द मुझे गौरवान्वित कर रहा है उनकी जगह, क्योंकि जब हम इस तरह के हमारी विभूतियों को देखेंगे जो देश को कुछ देने की तलाश में हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो इनसे बहुत कुछ समझना और सीखना है। इस पर हम सबको बहुत मंत्रणा करनी है, आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न और मैं इनके साथ में रखता हूँ, थोड़े से 5-7 मिनट आपके साथ और गुजारेंगे। अभी जो काल चल रहा है, कोरोना काल कह सकते हैं, जो कुछ महीनों से आया हुआ है, क्या इसे आप चैलेंज के रूप में देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, कोई भी संकट हमारे सामने आता है तो वो हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है। हमारे कहते भी हैं कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भगवान परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है इस समय दुनिया के लोगों को। इसमें जो श्रेष्ठ मनुष्य होगा, जो योग्य मनुष्य होगा, जहाँ पे ज़्यादातर संवेदनशील और अच्छे लोग होंगे, वो इस जंग को जीत के आगे निकलेंगे। जो स्वार्थी नहीं होंगे,
जो दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहते होंगे, जो पूरी मानवता का विचार करते होंगे, उनको जो सुख शांति का विचार करते होंगे, वो लोग आगे निकलेंगे। कोरोना ने आज सारी दुनिया के सामने एक परीक्षा की घड़ी उपस्थित कर दी और ये खुशी की बात है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में अभी 1% लोग भी कोरोना के शिकार नहीं है। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि अगर जनशक्ति चाहती है, तमाम लापरवाहियां, ऐसा नहीं कि लापरवाही नहीं हो रही, बहुत लापरवाहियां हो रही। लोग ये मानते हैं हमको कोरोना क्या करेगा, ऐसे भी लोग दम भरने वाले हैं, हमारा तो कोरोना क्या करेगा। वो थोड़ी सी है, वो हिंदुस्तानियों के अंदर थोड़ा रहता है, ठसक है हमारे अंदर, पर बावजूद इसके ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने, ज्यादातर लोगों ने अपने को अनुशासन के साथ जोड़ा, इस अनुशासन का पालन किया। ये पूरा अपने आप में एक अनुशासन का ही वो चला। मैं उसको अनुशासन पर्व नाम नहीं दूंगा, लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, पर एक अनुशासन का पर्व था। 90 दिनों तक घरों में रह करके सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना साधारण बात नहीं थी। लोगों ने नौकरियां खोई, लोगों को नुकसान हुआ, लोग जो है उनकी तनख्वाहें चली गई, बहुत सारे कष्ट लोगों के अंदर है, मजदूरों को बड़ी पीड़ा भोगनी पड़ी। इस सब के बावजूद देखिए कि लोग सरकार पर भरोसा करके, अपने देश पर भरोसा करके खड़े, किसी प्रकार की कहीं कोई विद्रोह की सूचना नहीं है, इतने बड़े देश में कहीं कोई हिंसाचार की सूचना नहीं है। लोगों ने, सरकार ने जो कहा उसको सिर झुका स्वीकार किया, क्योंकि नेता जो बैठे थे शिखर पर हमारे, उन पर जनता का भरोसा कायम है। तो ये जनविश्वास आपको अर्जित करना पड़ता है, और जनता ने क्योंकि उनका साथ दिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार की भी अब जिम्मेदारी है कि जनता, ये जो दुख दर्द जनता ने झेला है, उस दुख दर्द से उसको निजात दिलाना, उसको राहत दिलाना, ये भी सरकार का काम है। क्योंकि जनता ने तो आपकी मानी, अब आप जनता के भी दुख दर्दों का निवारण करें। और ये अपने आप में बड़ी मतलब हर्षित करने वाली सूचना भी है और दुखी करने वाली सूचना भी है कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कही है, पर ये दुखी करने वाली सूचना भी है कि सरकार तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है, पर एक लोकतंत्र के नाते हमने क्या कर्तव्य निर्वहन किया। इन 70 सालों में आज भी 80 करोड़ लोग राशन कार्ड पर अगर भोजन लेने के लिए मजबूर है, तो हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने लोकतंत्र की यात्रा को सार्थक नहीं बना पाए। अभी तक तो नहीं। भाइयों बहनों और दर्शकों, आप जैसा इस लाइव देख पा रहे हैं, जब हम बात करते हैं कोरोना चैलेंज की, तो हमारे संजय भाई आपके साथ रूबरू हैं और लाइव टेलीकास्ट में ये कह रहे हैं वो बात मुझे जो अभी वर्तमान में हार्टफुलनेस के प्रणेता डॉक्टर कमलेश डी पटेल के शब्द को मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा। वो कहते हैं कि करना जो है वही योग है। तो अगर हम इस चैलेंज को जीतना चाहते हैं, तो संजय भाई ने भी वही आपके साथ शेयर किया कि हमें दूसरों को समझना होगा, तो हम इस चैलेंज को जीत रहे हैं। जब तक हम खुद को जिएंगे, चैलेंज हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम करुणा में आते हैं, तो दुनिया हमारी होने लग जाती है। और करुणा शब्द मुझे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे दर्शक पिछले 20-30 सालों से, 20-25 सालों से बखूबी कहना चाहिए जागरूक हो चुके हैं और बहुत जानते हैं कि शेयरिंग क्या होती है। जिसने भी सोशल मीडिया चलाया, सबसे पहले शेयरिंग सीखी, और पहली बार उसे पता चला यार जो मुझे खुशी देता है वो दूसरे को भी देनी चाहिए, उसका हिस्सा उससे बनना चाहिए। भले ही वो वर्चुअल वर्ल्ड था, लेकिन वहाँ से उन्होंने शेयरिंग को फिर से गेन करना शुरू किया, जो हमारा भारतवर्ष धीरे धीरे भूल रहा था। हम लोग सीमाओं में, बंधनों में अपने आप को बांध रहे थे। इस मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हम सबको एक करना शुरू किया और हम एक होने लगे। और जब हमारे भाई साहब आपके साथ हैं जो कह रहे हैं कि चैलेंज सिर्फ और सिर्फ जब हम दूसरों का परहित सोचेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा और हमारे लिए भी चैलेंज नहीं बचेगा। मे मास्टर ब्लेस ये बात आगे बढ़े। इसी में एक क्वेश्चन और है, अब हमारे उस पर आते हैं जहाँ आप जब जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं भावी शुभकामनाओं और संभावनाओं के साथ, वहाँ पर आप जिस कैंपस को बिलोंग करते हैं वो JNU कैंपस है, जो कि जाने अनजाने भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एक एक व्यक्ति उस नाम को, शब्द को समझने लगा और जानने लगा है। तो क्या आपको लगता है कि IMC उन बॉर्डर्स में रहता है तो उन सब घटनाओं और प्रभाव से अपने आप को अक्षत रख पाएगा जो आप चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि कहीं किसी का होना कोई गलत बात नहीं है, और अलग अलग विचारों का होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत तो विविधताओं का देश है। बहुत सारे विचार एक साथ पलते हैं, सांस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो संवाद कोई बुरी चीज़ नहीं है। विविध विचारधाराओं में संवाद हो, विविध विचारधाराओं में बातचीत हो और लोग उससे कुछ निष्कर्ष लेके निकले, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। पर वो संवाद विवाद में न बदले और विवाद वितंडावाद में न बदले, ये आग्रह रहता है। बाकी अलग अलग विचार रखना ये तो कोई बात नहीं। लोकतंत्र की तो खूबसूरती है, हम बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, जिसमें इतनी सारी पार्टियों को अपने अपने काम करने की अनुमति है, अपने अपने एजेंडे लेकर चलने की अनुमति है। तो जब हमने बहुदलीय लोकतंत्र स्वीकार कर लिया है, यानी भारत बहुलता में, भारत विविधता में विश्वास रखता है, और यह विविधता और बहुलता ही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है।
तो अगर एक कैंपस के अंदर, एक परिसर के अंदर बहुत सारे विचार रह रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो आपत्ति क्या है? बस उनका रास्ता हिंसा का ना हो, विवाद का ना हो, वही उसी और विचार उस तरह का ना हो, तो कोई बुराई थोड़ी है। लोकतंत्र में तो बहुत सारे विचार साथ साथ चलेंगे, सांस लेंगे। एक पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे दलों के लोग बैठते हैं, उसी संविधान की शपथ लेकर के बैठते हैं। तो हमारे लिए तो संविधान सबसे बड़ा है, भारत माता सबसे बड़ी है। तो और भारत माता में आस्था है, संविधान में आस्था है, तो साथ बैठने में, साथ में संवाद करने में क्या समस्या है? हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो परिसर में क्यों नहीं बैठ सकते? बहुत सही, बहुत सही। यानी हम माने कि हमारे आईएमसी जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा, और वो अपनी विचारधाराएं अपने तरीके से खुलकर सामने रख पाएगा। एक यहीं पर अभी बीते दिनों में, मतलब कुछ ये समझिए कि लगभग 50-55 सालों के इतिहास में आईएमसी में नहीं हुआ, वो पिछली बार हुआ और वो अभी तक चल रहा है। वहाँ पर फीसेस के अगेंस्ट आंदोलन शुरू हुआ, और वो ऐसा शुरू हुआ कि जसवाल जी उसे संभाल नहीं पाए। इवन अब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी स्टिल वैसे ही पेंडिंग है, और छात्रों की हालत ये होगी कि उन्होंने इंडेफिनिट स्ट्राइक कर दी और परिसर में बैठ गए, भूखे बैठे रहे, और जनता ने देखा, मीडिया ने देखा और परिसर ने देखा, ऐसा दुख भरा समय भी देखा। और इसके बाद कई आश्वासन मिले। इवन हमें यहाँ तक जानकारी है कि उन्होंने कहा गया कि ठीक है, हम इसके 30% फीस लेंगे जो बढ़ाई गई है टोटल का। और अचानक जैसे ही सब कोरोना काल शुरू होता है, फिर नया समाचार आता है कि सब सारे ऑर्डर्स कैंसिल किए जाते हैं, आपसे फुल फीस ली जाएगी। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप इसमें अपनी संवेदनाओं के साथ पहुँचेंगे वहाँ? देखिए, मुझे इस प्रकरण के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो वहाँ जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद क्या परिस्थितियाँ होंगी, इस पर ही विचार करेंगे, और जो भी वहाँ के प्रशासन का जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। और विद्यार्थियों के साथ संवेदना से ही बात करेंगे, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट आईएमसी की बहुत सारे छात्र कल देखने ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, देखना भी चाहिए विद्यार्थियों को। और कोई भी प्रशासन, कोई भी विद्यालय जो है वह छात्रों के लिए ही है। जो सारा सरंजाम जुटाया गया है वो किसके लिए है? वो अंततः विद्यार्थियों के लिए। सारी सुविधाएं या सारा जो संस्थान खोले जाते हैं, शैक्षणिक संस्थान, वो अंततः विद्यार्थियों के लिए। महानिदेशक होना, कुलपति होना, रजिस्ट्रार होना, अध्यापक होना, ये तो व्यवस्था है, लेकिन ये सब अंततः है किसके लिए? जी, ये अंततः विद्यार्थियों के लिए है। तो विद्यार्थियों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता से ही काम करेंगे, उनके विरुद्ध जाने का कोई सवाल नहीं है। और अगर कहीं वो गलत होंगे तो उनको समझाने का भी काम करेंगे। मतलब हम सकारात्मक उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, सकारात्मकता तो जीवन का प्राण है, और सकारात्मक नहीं होंगे तो फिर अपना ही नुकसान करेंगे। यही अपेक्षा, आकांक्षा आपके साथ जुड़ी है वहाँ के आईएमसी छात्रों की, जिन्होंने सैकड़ों लोगों ने मुझे लगातार पिछले 3 दिन में लिख के भेजा। और इसी बात में हम, चूँकि आईएमसी की बात चल पड़ी, तो अंत में हम बात करेंगे हमारे आईएमसी के जो छात्र हैं इस समय, उनके लिए एक संदेश, इसके बाद दूसरा संदेश होगा भारत देश के नागरिकों के नाम। 2 संदेश हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए संदेश यही होता है कि वह अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। अपने जीवन को सार्थक बनाने का मतलब ये है कि जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने आपको इतना कुछ दिया है, अब विद्यार्थी होने के बाद जब आप समाज जीवन में जाते हैं तो आप समाज के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, या जिस गांव शहर से आप उठ के आ रहे हैं उसके लिए आप क्या वापस कर सकते हैं। तो एक विद्यार्थी जब पढ़ लिख करके निकलता है तो समाज की उससे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अपने विद्यार्थी जीवन को आप इतनी साधना का समय बनाएं, इतने अच्छे तरीके से आप अपने को तैयार कर सकें कि आप समाज पर लायबिलिटी होने के बजाय समाज का एसेट बन सकें। आपका गांव, आपका परिवार, आपके लोग, हम सब आप पे गर्व कर सकें। इस स्थिति को आप प्राप्त करें। मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन की सार्थकता यही है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का काम क्या है? कौशल को हासिल करना, क्राफ्ट को सीखना, और क्राफ्ट को सीख के बाद समाज को वापस करना। तो हम अगर समाज के लिए कुछ करने लायक बनते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और एक युवा शक्ति का संकल्प होता है। सबसे आदर्श अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पलते हैं तो युवावस्था में पलते हैं। मुझे लगता है 25 साल तक आप जितने ईमानदार, जितने नैतिक और जितने आप समझदार होते हैं उतने नहीं होते। हम कहते हैं 4 किताबें पढ़ के आपकी तरह हो जाएंगे। तो ये जो जीवन होता है युवावस्था का, वो बड़ा आदर्शों को जीने वाला जीवन होता है। और इस समय हम जो संकल्प लेते हैं वो पूरी ज़िंदगी हमें दिशा दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक युवा अपने सपनों को सच करे, अपने समाज के लिए उपयोगी बने, इससे बड़ी कोई बात नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसा हमारे विद्यार्थी आज सुन पा रहे हैं, आईएमसी के छात्र सुन पा रहे हैं और देश के सारे छात्र सुन पा रहे हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी आपके साथ एड्रेस कर रहे हैं और उन्होंने आपसे निवेदन किया है कि आप लायबिलिटी नहीं, एसेट्स बनेंगे, पूरी उम्मीदों के साथ कि आप इस देश की पूंजी बनिए, बाहर नहीं।
तो हमें इस तरह से काम करना है। जो आपने पाया है वो इस देश को देना भी है, सिर्फ पाना ही नहीं है। ये आज का संदेश है आप सबके लिए। और आखिरी संदेश के रूप में मैं भारत देश के नागरिकों की बात करूँ। भारतीय नागरिकों के कर्तव्य हम सबके साझा कर्तव्य हैं। मैं ये नहीं कह सकता नागरिकों, ये मुझ पे भी लागू होता है। हम सब अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवेश के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं सार्थकता के साथ। और एक गीत भी आता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमें देना है समाज को, जो देता है वही देवता कहा जाता है। तो इसलिए हमें देने के भाव रखना चाहिए। सिर्फ बटोरने और समेटने में और अपने जीवन का विचार करने के बजाय हम अगर दूसरों का विचार करेंगे, है ना, जिसकी मैंने बात की, तो तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित में जो हम अगर लगेंगे हमें सुकून मिलेगा, हमें संतोष मिलेगा। और अगर किसी एक व्यक्ति के भी हम काम आ सके, तो जब हम शाम को वापसी करते हैं घर में, तो जो मन में प्रसन्नता होती है वो किसी दूसरे कारण से नहीं होती। मुझे लगता है ये संदेश भारत का मूल संदेश है, यही भारत का मूल विचार है, अपने जीवन को सार्थक करना और जीवन की मुक्ति के लिए प्रयास करना। अद्भुत, अद्भुत। एक बार फिर दर्शकों से इस रूबरू मुलाकात के अंतिम क्षणों में बात कर रहे हैं। तो जो आप अभी समझ पाए हैं देश के साथ बात करते हुए कि हमें सिर्फ पाना नहीं है, इसको देना भी है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, जब बात करते हैं तुलसीदास जी की, तो वो कुछ यही कह रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ देना सीखना है। मिलना और पाना ये सब तो अपने आप होगा, क्योंकि हम स्वाभाविक वृत्ति में हैं, वो मिलेगा ही मिलेगा। यही कहना चाहते हैं हमारे प्रोफेसर। आशा है इसको आप समझ पाएंगे और आत्मसात करेंगे। आज की मुलाकात में जो मैं समझ पाया हूँ हमारे ब्रदर प्रोफेसर संजय द्विवेदी साहब को, तो वो ये समझिए, इनकी क्या ये होड़ करोगे यारों, इनकी क्या होड़ करोगे यारों, ये तो खुद से भी आगे रहा करते हैं। थैंक यू ITDC, थैंक यू इंडिया।